हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। देखिए सेशन का जो टाइम होता है यह 9 बजे होता है, लेकिन किसी कारणवश आज थोड़ा सा हम लोग विलम्ब हो गए हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग सुपर प्रैक्टिस सेट को इस सेशन में कवर करते हैं। और इस सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग केवल और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लेंगे, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ पहले सेशन का लिंक एक बार शेयर कर दीजिए, और एक बार इसको सभी लोग लाइक कर देंगे। फटाफट एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इस सेशन में हम लोग कितने अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्नों को कवर करेंगे। यह स्पेशली मैं आप ही के लिए बनाया हूँ, और अच्छे कंटेंट हमारा मकसद है आपको उपलब्ध करवाना। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मोटिवेशन हमें प्राप्त होता रहे। बताइए किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आप लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, लेकिन मुख्यतः जो है यह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी की बात आई है तो आपको पता है नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? तो अन्नामुदी है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इतने सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। देखिए वर्ष 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अच्छा, 2022 में जो है ये अभी कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। आपको याद है कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। और इसमें जो विनर टीम रहा है वो कौन सा रहा है? तो ये अर्जेंटीना जो है 2022 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। क्लियर है? 2026 में जो इसका आयोजन होगा ये संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। यानी कि राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए करीब करीब 50 वीडियो मैंने आपको कवर करा दिया है। आज से ही आप तैयारी करिए, अन्यथा आप लास्ट एक महीने में कभी भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक ही तरीका होता है, स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना। बहुत लोग सोचते हैं कि आखिर के एक महीने पढ़ेंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? रबर के वलनीकरण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए यह जो अधातु है यह सल्फर है। जिन्होंने भी सल्फर आंसर दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। रबड़ का वलनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, रबड़ का जो वल्केनाइजेशन है एक ऐसी प्रक्रिया है जो सल्फर की उपस्थिति में गर्म करने पर रबड़ की प्रत्यास्थता और रबड़ की सामर्थ्य में जो है सुधार होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम लोग, बताइए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यानी कि यहाँ पर देखिए यंग गुणांक दिया गया है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चरक संहिता जो है यह चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, तो ये आपको पता है कि यह आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, चरक जो थे इन्हीं का चरक संहिता है। और चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कुषाण वंश का यह शासक था कनिष्क, इसी के दरबार में जो है रहते थे चरक। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न करेंगे कि शिमला समझौता 1972 में हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, इस पर किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता एक शांति समझौता था जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की तरफ से किसने और पाकिस्तान की तरफ से किसने इस पर हस्ताक्षर किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत की तरफ से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर सिग्नेचर किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अधिवक्ता के कार्य का अनुभव होना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितनी वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में योग्य होने के लिए उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश और 10 वर्षों तक अधिवक्ता के कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो 10 वर्ष अधिवक्ता हो जाएगा, अगर न्यायाधीश पूछता तो 5 वर्ष होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है। लाल मिर्च में लाल रंग जो होता है यह किसके कारण होता है, बताइए। देखिए, लाल मिर्च में जो लाल रंग होता है ना, यह होता है कैप्सिथिन जो वर्णक है, कैप्सिथिन नामक पिगमेंट जो है इसी के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, मिर्च का तीक्ष्णता मैंने आपको बताया था, मिर्च का तीखापन जो होता है यानी कि तीक्ष्णता जो होता है ये किसके कारण से होता है, तो ये होता है कैप्सिसिन के कारण। ठीक है, और लाल रंग जो होता है ये कैप्सिथिन के कारण होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, टमाटर का भी पूछा जाता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिएगा कि पटाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। देखिए, घास के मैदान से अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। पटाना जो पाया जाता है यह पाया जाता है श्रीलंका में। अच्छा, न्यूजीलैंड में जो है कैंटबरी घास का मैदान पाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड पाया जाता है। पार्कलैंड आपके लिए नया मिल सकता है, पार्कलैंड, और बाकी तो आपको पता ही है डाउन्स। ठीक है, तो डाउन्स और पार्कलैंड ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला का बॉर्डर पर है। प्रेयरी अमेरिका में है। पुस्ताज मैंने आपको करा दिया है, पुस्ताज जो है ये हंगरी में है। ठीक है, उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मैंने बता ही दिया। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास अर्जेंटीना में है। कंपास ब्राज़ील में है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वो कौन सा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है ये कौन सा है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका मेलानिन हो जाएगा। मेलानिन, इसी के कारण हमारे त्वचा का रंग जो है बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इसका स्थापना 1942 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
तो फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है यह इटली के ट्यूरिन में है, इटली के ट्यूरिन में है। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सन 2002 में की गई थी। ट्यूरिन इटली याद रखेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न करेंगे कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बताइए राइट आंसर। देखिए बिहार पुलिस के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर भी कर रहे हैं, ठीक है। घटना चक्र का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसको मैंने कवर करवाया है, 2 सेट मैंने करा दिया है, टोटल 10 सेट है, सभी 10 सेट मैं आपको करवा दूंगा। बिहार पुलिस घटना चक्र प्रैक्टिस सेट, ठीक है। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023 लगातार आपको करवाया जा रहा है। बिहार पुलिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक अलग सीरीज है, बिहार पुलिस वीवीआई क्वेश्चंस, बिहार पुलिस लाइव क्लासेस, ये सब आपको दिए जा रहे हैं। देखिए पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं खैबर दर्रा के, खैबर दर्रा के इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। खैबर दर्रा जिन्होंने भी दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि क्या है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले इसका आंसर टाइप कर दीजिए। बताइए सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि क्या है। देखिए चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह यानी कि फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है, चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट यानी कि जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ये बात शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से किसे फॉसिल प्लैनेट यानी कि जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 29.53 डे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29.53 दिन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप 3 स्टार मार्क लगाइए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स यह सम्मानित किया गया है जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को। जॉर्जी गोस्पोंदिनोव ये कहाँ के हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स ये बुल्गारिया के हैं। और इनकी उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए, टाइम शेल्टर के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम शेल्टर किसकी रचना है, तो आपको ये भी याद रखना है जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, ये कहाँ के हैं, तो ये भी याद रखना है बुल्गारिया। बुल्गारिया की ये पहले व्यक्ति हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, उसके बाद और भी मैं ट्रॉफी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, उसके बाद बात करें डुरंड कप, मर्डेका कप, ये सारे कप जो हैं, यह सारे जो ट्रॉफी हैं ये फुटबॉल के हैं, किसके हैं, फुटबॉल के हैं। ध्यान रखें खास करके रोवर्स कप, मर्डेका कप किससे है, फुटबॉल से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के, देखिए अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी। अच्छा देखिए अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ये जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, 1944 में हुआ था। इसके दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी, तो ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अच्छा कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किस संस्था को ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है, तो इन्हीं दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स यह असम के जोरहाट में स्थित है, असम के जोरहाट में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था जो है यह किस अनुच्छेद में है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका
जिन्होंने भी 29 आर्टिकल दिया है, अनुच्छेद 29 राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो आपको पता है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पहला सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। अच्छा, सार्क के बारे में मैंने पहले आपको कई बार बताया हुआ है। सार्क का स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। सदस्य देश का नाम भी मैंने बताया था, अपना प्यारा भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें सबसे बाद में कौन सा देश सदस्य बना था, तो अफगानिस्तान बना था। कौन बना था सबसे बाद में? अफगानिस्तान बना था। 8वां सदस्य मेंबर सार्क का यही बना था। ठीक है, 2007 में, याद रखेंगे। और पहला सार्क सम्मेलन जो है यह कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ढाका बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। 21 मार्च के दिन विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, फटाफट फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए एक बार। देखिए, पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का प्रक्षेपण किया गया है किस देश के द्वारा? पहली स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है उस देश की नूरी, और इसका प्रक्षेपण जो है किस देश ने किया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करके बताइए। राइट आंसर इसका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण ये जीवाणु के द्वारा होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपने सुना होगा, जीवाणु ही करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? 1906 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दोनों आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। कमेंट करके बताइए 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बताइए राइट आंसर। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1906 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि खाली स्थान दिया गया है को लड़ा गया पलासी की युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पलासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? आंसर कमेंट करेंगे, डेट सहित पूछा जाता है। पलासी के युद्ध कब हुआ था? पलासी के युद्ध जो है देखिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्लियर है? और ये पलासी का युद्ध जो है यह 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, अच्छा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रश्न बनता है। बक्सर के युद्ध जो है यह 1764 में हुआ था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, और इतने लोग देख रहे हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। बताइए कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? प्लाज्मा जो होता है ये 55% भाग होता है रक्त का। ठीक है, 55%, और प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र इसमें से कौन सा है? तो ये आपको याद होगा कि ये तारापुर है। तारापुर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है। नरोरा कहाँ पर है? बताइए नरोरा कहाँ पर है? नरोरा कहाँ पर है? कमेंट करके आप बताइए। रावतभाटा राजस्थान में है। ठीक है,
अच्छा, कल्पक्कम का है, नरोरा और कल्पक्कम। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नरोरा लिख करके राज्य का नाम कमेंट करेंगे और फिर कल्पक्कम लिख करके उस राज्य का नाम कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या है। कई बार मैंने आपको बताया है कि लेंस की जब फोकस दूरी, हम जब भी क्षमता की निकालने की बात करेंगे तो फोकस दूरी को हमेशा हम किस में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। मीटर में हम चेंज करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में चेंज करेंगे तो 1/4 मीटर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना आपको, 1/4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो ये 25 है, यानी कि 1/4 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करेंगे लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता जो है ये क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस को हम लोग डायोप्टर में डिनोट करते हैं, किसमें, डायोप्टर में, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ डायोप्टर में हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं, यूनिट है इसका डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोट डी से करते हैं, यूनिट डायोप्टर है इसका, क्लियर है। अब देखिए पावर ऑफ लेंस 1/f होता है, और अभी मैंने आपको f बता दिया था, फोकस दूरी कितना, 1/4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1/4 पुट करेंगे तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर आ जाएगा। तो यहीं +4d इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, उसके बाद देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। फ्रांस की क्रांति की बात की जा रही है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। और उस समय जो वहाँ का शासक था फ्रांस की क्रांति के समय, ये लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था, ठीक है। चलिए, बहुत ही निरंकुश था यह। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है। देखिए सभी पॉइंट्स को मैं आपको कवर करवाते चलूँगा, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है, बताइए। देखिए स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैचू ऑफ, यहाँ पर देखिएगा, स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है यह राजस्थान में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना में है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो विशेषता है कहाँ की, तो ये कहाँ की विशेषता है सूफिया कलाम। करेक्ट आंसर राजस्थान नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होगा, कश्मीर जिन्होंने भी दिया है राइट आंसर उनका होगा, ठीक है। चलिए, एक पटना कलम चित्र शैली है, पटना कलम ये कहाँ की है, तो ये बिहार की कला शैली है, ठीक है। मिथिला पेंटिंग भी है, याद रखेंगे। चलिए, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये बोल्शेविक क्रांति जो है ये कहाँ पर हुआ था, रूस में, ठीक है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, तो फ्रेंड्स यह लेनिन थे। लेनिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्यक्ष कर जो है आयकर प्रत्यक्ष कर होता है, उसके बाद निगम कर होता है, उसके बाद संपत्ति कर होता है, उसके बाद उपहार कर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रत्यक्ष कर हैं। तो इसमें से देखिए आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये बिक्री कर नहीं होगा। बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी अगर पूछेगा किस प्रकार का कर है तो अप्रत्यक्ष कर है, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है कि थैलेसीमिया एक प्रकार का रोग है, आपको पता है, इसमें से शरीर निम्न में से किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, बताइए। थैलेसीमिया में रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो देखिए थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है और यह बीमारी रक्त से संबंधित है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह जो होता है इसमें थैलेसीमिया में शरीर हीमोग्लोबिन में संश्लेषण की क्षमता कम कर देता है, तो ये हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुवांशिक रोग है, ब्लड रक्त से संबंधित बीमारी है थैलेसीमिया। अगला प्रश्न करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। बिहार का लिंगानुपात पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला बिहार का जिला गोपालगंज है,
सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला मुंगेर है। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए कल मैंने आपको फ्रेंड्स पर्यावरण दिवस का थीम गलत बता दिया था। ठीक है, क्योंकि मैंने 2022 का बता दिया था। मैंने गलत इसलिए बताया था कि 2022 का मैंने थीम बता दिया था। वनली वन अर्थ 2022 का थीम है। ये प्लास्टिक पॉल्यूशन करके था ना, यही आपका 2023 का थीम है, उसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए 918 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, 918 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। दल बदल विरोधी अधिनियम को 1985 में लागू किया गया था। ठीक है, 1985 में आपको याद होगा कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और इस पर अंकुश लगाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी कौन बनाता है, शरीर में विटामिन डी कौन बनाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में जो होता है ना, इसी से इसका निर्माण करते हैं। तो ये आपका त्वचा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, आपको याद होगा। क्लियर है, इसका विटामिन डी का स्रोत अगर पूछा जाएगा तो सूर्य का प्रकाश याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। यूनेस्को की स्थापना सबसे पहले जान लीजिए 1945 में हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस शहर में। फ्रांस के पेरिस शहर में ही अगला ओलंपिक गेम होगा, इससे भी ध्यान रखेंगे आप साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 2023 में, अच्छा ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चीन के संघाई शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स में देखिए ब्राज़ील है, उसके बाद देखिए रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ये जो लेटर हैं इन्हीं के नाम पर कंट्रीज़ का भी नाम दिया गया है। अगला दक्षिण अफ्रीका में होगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के दिन और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन होता है। ठीक है, 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है, आपको याद भी होगा। चलिए 22 दिसंबर जिन्होंने भी दिया है उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि समुद्र और महासागरों की गहराई, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण जो है यह फायदोमीटर है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। क्लियर है, याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, बताइए। तो देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था ये बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर जकार्ता में है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इससे बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नसीर, ये सभी लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। पहला वायसराय जो था पुर्तगालियों का ये कौन था। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कब आया था, तो याद रखेंगे 1498 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वर्ष पूछा जाता है। पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पाल वंश के किस शासक ने उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। अच्छा विक्रमशिला बिहार का स्थापना किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, नालंदा का कुमार गुप्त ने करवाया था। और अब उदंतपुरी बौद्ध मठ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये फ्रेंड्स देवपाल था, पाल वंश का शासक देवपाल था। पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद राइट आंसर इसका हो जाएगा। 46 नंबर देखिएगा कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चलिए बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। देखिए पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पहले बिहार के राज्यपाल कौन हैं ये पहले जान लीजिए। बिहार के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। याद रखेंगे, नाम इनका पूछा जा सकता है। और अभी पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है विनोद चंद्रन। इससे पहले संजय करोल थे लेकिन अब विनोद चंद्रन बन गए हैं। अगला प्रश्न करेंगे कि भारत वन जो है यह भारत भवन जो है ये कहाँ पर स्थित है? भारत भवन जो है यह कहाँ पर स्थित है? भारत भवन जो है यह मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कवक क्या है। कई बार मैंने बोलचाल में भी आपको बताया है, जब एक्सप्लेन करता हूँ उस समय कवक जो होते हैं यह मृतपजीवी होते हैं। यह मृतपजीवी होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये जो हरा शैवाल होता है ये कैसा होता है? तो हरा शैवाल जो होता है यह स्वपोषी होता है और कवक मृतोपजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। यह जो है संचार उपग्रह के वायुमंडल के आयन मंडल में जो है इनको स्थापित किया जाता है। आयन मंडल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे निचला मंडल जो है क्षोभ मंडल है। ठीक है, याद रखेंगे क्षोभ मंडल। चलिए आज का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ये प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है क्योंकि एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और आप अपना स्कोर कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर एक बार कर दीजिएगा।